नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गोदान की हमने बहुत चर्चा की। करीबन 8-9 एपिसोड हमने गोदान के चलाए। कथा वस्तु के बारे में, उसकी कहानी के बारे में चर्चा की, उसके प्रमुख चरित्रों के बारे में चर्चा की। अब हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास क्यों लिखा, वो क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है उसको लिखने के पीछे। ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्होंने ये उपन्यास लिखा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था, लेकिन वह उपन्यास पूरा नहीं हुआ और प्रेमचंद इस दुनिया से चल बसे। इसलिए यह उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाएगा। प्रेमचंद का क्या उद्देश्य रहा है इस उपन्यास को लिखने के पीछे। प्रेमचंद कहते हैं कि उपन्यास को मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें समाज के कल्याण का वो साधन मानते हैं। कोई ऐसी कमजोरी समाज की वो उठाते हैं अपने उपन्यास में कि उस कमजोरी को लोगों के सामने, पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं और पाठक उन कमजोरी को पढ़ता है और अपनी राय व्यक्त करता है। प्रेमचंद का मात्र उद्देश्य है कि समाज का जो यथार्थ चित्रण है, उस जमाने के उस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में उपन्यास लिखा गया, उस परिप्रेक्ष्य में समाज की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को के सत्य को जनता के लोगों के सामने पहुंचाना। और प्रेमचंद ये चाहते हैं कि पाठक उपन्यास की यथार्थता को समझकर उसकी जो परेशानी है या उसकी जो आवाज उठाई है प्रेमचंद ने, उसको समझकर उसके सुधार की ओर अग्रसर हो। लेखक चूंकि अंतिम उपन्यास माना जाता है गोदान, तो इस उपन्यास में लेखक ने अपनी संपूर्ण चेतना की अभिव्यक्ति की है। अनेक लेखकों ने कहा है कि ये प्रेमचंद का प्रतिरूप है। निश्चित रूप से मान सकते हैं, अगर दोनों पात्र मेहता और होरी को एक साथ मिला दिया जाए तो उनसे जो निकल कर के सामने आता है वो प्रेमचंद है। होरी की तरह परिश्रमी भी है तो मेहता की तरह बुद्धिजीवी भी। प्रेमचंद ने इससे पूर्व के उपन्यासों में, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्म भूमि, निर्मला, गबन आदि के अंत को आदर्शवादी बताया है। जब वो उपन्यास को खत्म करते हैं तो एक आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत करके चले जाते हैं। पाठक को सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। वो एक ऐसा समाधान आदर्शवादी जो संभव नहीं है, ऐसा उन उपन्यासों के अंत में वो पाठक तक पहुंचा करके उसका अंत कर देते हैं। लेकिन गोदान तक आते आते उन्होंने अपनी राय बदली और उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया। एक 20 आने उपन्यास का अंत होता है कि धनिया पंडित दाता दीन के हाथ में 20 आने रख देती है और कहती है कि महाराज, यही इनका गोदान है। एक पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह जो व्यक्ति जीवन भर एक गाय के लिए तड़पता रहा, जीवन भर कर्जे की बाढ़ में वो झुकता रहा, जीवन भर दिन रात मेहनत करता रहा, उसका अंत किस तरह हुआ और इसका क्या समाधान है। ये एक पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि इसका अंत कहां पर होगा। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में ग्रामीण के साथ साथ शहरी संस्कृति का भी कच्चा चिट्ठा खोला है। ग्राम में किस तरह एक किसान की मजबूरी थी, किस तरह वो कर्ज में दबा हुआ था, किस तरह वो एक खेतिहर मजदूर बनकर के रह गया था
और इस शहरी संस्कृति में उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो शहरी लोग जो मिल मालिक थे, जो बिगड़े हुए अमीर थे, जो संपादक हैं और तरह तरह के राय साहब जैसे जमींदार हैं, अपने फायदे के लिए किस प्रकार उन लोगों का वो शोषण करते थे और उसको किस हद तक गिराने की वो कोशिश करती है। तो इन दोनों का ग्रामीण और शहरी जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम भी प्रेमचंद ने इस गोदान में किया है। गोदान जीवन के नवनिर्मित होने का संदेश देता है। गौर कीजिएगा, गोदान जब पढ़ो, होरी एक मंदिर में जाता है, लेकिन मंदिर में आरती के लिए उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एक बार वो पीछे हट जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है और आरती ले लेता है। सोचता है एक आने के लिए मैं क्यों आरती का सुख छोड़ूं। एक जागृति भावना उनके अंदर कहीं न कहीं बौखला जाती है, उठ जाती है। गोदान के पात्र गोबर के द्वारा बार बार उस समाज की संस्कृति, जमींदारी प्रथा, उस साहूकारी प्रथा, उस कर्ज वाली प्रथा का बार बार विरोध होता है। और जो शहर जाकर के शहरी संस्कृति को भी समझ जाता है और ग्रामीण संस्कृति को समझ जाता है। निश्चित रूप से मानिए कि गोदान उस पीढ़ी का प्रतीक है जो होरी ने भोगा है, लेकिन गोबर नहीं भोगेगा। वो उस झंझावात से निकलने के लिए तड़प रहा है और निश्चित रूप से वो एक आंदोलन का रूप लेगा और उस झंझावात, उस गरीबी के झंझावात से वो निकल करके बाहर आने के लिए प्रयासरत है। गोदान में प्रेमचंद ये मानते हैं कि आर्थिक असमानता ही सामाजिक विषमता का मूल कारण है। जब अमीरी गरीबी रहेगी, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। इसकी जो मुख्य समस्या गोदान में प्रेमचंद ने उठाई वो कर्ज की समस्या। किसान अनपढ़ है, गंवार है, वो कर्ज लेता है साहूकारों से, जमींदारों से कर्ज लेता है, जमींदारों से कर्ज लेता है और उस कर्ज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वसूल करता है। किसान की मजबूरी यह है कि अगर वो कर्ज नहीं लेगा तो अपनी जमीन को कैसे बोएगा, कैसे अन्न उत्पन्न करेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये आर्थिक जो असमानता है वही सामाजिक विषमता का कारण प्रेमचंद मानते हैं। होरी और धनिया जीवन भर संघर्ष करते हैं, अटूट परिश्रम करते हैं और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अंत गोदान नहीं कर पाना और 20 आना पंडित दाता दी जो नाम का पंडित बना रहता है उसके हाथ में वो रख देती है। जीवन भर एक किसान इतना परिश्रम करने के बाद भी वो अंत तक लड़ता है, लेकिन उसके लड़ने का तरीका गलत था। ये प्रेमचंद गोबर के माध्यम से कहना चाहते हैं और गोबर को उस नई पीढ़ी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वो अब विद्रोह की स्थिति में आ जाए या उसे आ जाना चाहिए। गोदान उस समाज के परिप्रेक्ष्य में उस समय की परिस्थिति के अनुसार भारतीय किसानों के जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलता है और वो कच्चा चिट्ठा खोलने के साथ साथ एक सच्चा महाकाव्य भी है। समस्या ऋण की, लेकिन वो ऋण की समस्या कैसे जीवन भर चलती है, कैसे वो किसान उससे मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं पाता। ये कच्चा चिट्ठा और सच्चा महाकाव्य प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। किसान का सबसे बड़ा अभिशाप जीवन शत्रु ऋण है और उस ऋण के नाम पर वो शोषित होता है। एक बार नहीं, हजारों बार शोषित होता है, लेकिन कभी उसे पार नहीं पा पाता। कारण यह है कि शोषक और शोषित होते चले जाते हैं और शोषण करने वाले और शोषण करने लगते हैं। जिस किसान को अन्न के लिए, रोटी के लिए कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो निवाला भी उनके हाथ से छीन लिया जाता है। ये सबसे बड़ी विपदा कहें या सबसे बड़ी दुविधा कहें उस किसान के लिए कि वो जीवन पर लड़ता लड़ता अंत में अपने आप को हार मान लेता है और संसार से चला जाता है।
प्रेमचंद ने इस गोदान उपन्यास में जो प्रमुख समस्या है ऋण की, उसको बहुत बारीकी से देखा है, परखा है, समझा है और पाठक को इस सोचने पर मजबूर करता है कि इसका समाधान क्या है। एक यथार्थवादी दृष्टिकोण इस उपन्यास में प्रेमचंद ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। किसान उस ऋण की समस्या को लेकर मरते मरते अपने दुखों को विरासत के रूप में अपने संतानों के लिए छोड़ जाता है। उसके पास कोई इलाज नहीं है, अपने संतानों पे छोड़ जाता है कि जो मैंने भुगता है वो तुम भुगतो। लेकिन ऐसे समय में प्रेमचंद गोबर को पैदा करते हैं, ऐसे पात्र की रचना करते हैं जो ये संकेत करता है कि समाज ऐसे नहीं चलेगा, निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। प्रेमचंद ने गोदान में शुरू से अंत तक किसान जीवन की सच्चाई, उसकी गहराई, उसकी मार्मिकता का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। हर पाठक ये सोचने पर मजबूर होता है कि ये किसान कितना मजबूर है और कितना मजबूर होता चला जाएगा। बार बार हर पन्ने में उसकी वो दास्तां, उसकी वो परेशानी, उसका वो दुखद अंत नजर आता है एक पाठक को, और पाठक ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका समाधान क्या होगा। प्रेमचंद ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसानों का शोषण न केवल शहरवासी करते हैं बल्कि गांव के लोग भी करते हैं। जो गांव के साहूकार हैं वो कहीं न कहीं शहर के सभ्य समाज से बंधी हुई है। तो शहर का सभ्य समाज तो करता है, लेकिन उनकी आड़ में गांव के लोग भी उनका शोषण करते हैं और ये शोषण जीवन भर चलता रहता है। प्रेमचंद ने कर्म भूमि उपन्यास में अंग्रेजों द्वारा शोषण होते हुए बताया है किसान को, और उसका जो अंत होता है हड़ताल से होता है। कि यथार्थवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रेमचंद अपनाता है और वो हड़ताल से उसको अंत करता है। यहां पर प्रेमचंद अंग्रेजों को सामने नहीं लाता, लेकिन अंग्रेजों की जो कारिंदे हैं, जमींदार, साहूकार, मिल मालिक, उन लोगों के द्वारा जमींदार का, किसानों का शोषण होता है। यहां अंग्रेज पर्दे के पीछे है, लेकिन यहां सामने लाते हैं साहूकार, जमींदार और मिल मालिक। उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज शोषण करते हैं। प्रेमचंद ने प्रेमाशय अलंकार में बलराज और मनोहर, ये दोनों दो पीढ़ियों के प्रतीक बताए हैं। बलराज जो सहन करता है, मनोहर उसका प्रतिकार करता है। गोदान में भी होरी और गोबर दो पीढ़ियों का प्रतीक है। होरी का संपूर्ण जीवन कर्जे में डूबता है, दुख में व्यतीत होता है। गाय की अभिलाषा जो शुरू में उसकी पैदा होती है, अंत तक पूरी नहीं हो पाती। गोबर उसका विरोध करता है और अंत में जाकर के वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। प्रेमचंद का एक पात्र प्रोफेसर मेहता, उसका जो पठान का रूप धारण करके मालती को उठाकर ले जाने का प्रसंग और होरी द्वारा उसके ऊपर चढ़ने की बात, प्रेमचंद ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में जो रईस जादे थे, जो बिगड़े हुए रईस थे, जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जो मिल मालिक और संपादक थे, उनके अंदर वो जज्बा नहीं था। पैसे भले उनके पास थे, लेकिन अगर कोई उनके सामने आकर के फटकारना शुरू कर दे तो धूम दबा करके भग जाते हैं। साहस उनके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। इस बात को संकेत रूप में प्रेमचंद ने बताने का प्रयास किया है। और मिस्टर मेहता, जिसकी रचना प्रेमचंद ने की, उस मेहता में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। और निश्चित रूप से अगर ये बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक मेहता किसानों और जमींदार और मजदूरों की समस्याओं को बौद्धिक स्तर पर उठाए, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करे, तो निश्चित रूप से इन लोगों के अंदर जागृति आएगी
और जागृति निश्चित रूप से कोई न कोई बदलाव लेकर के आती है। तो प्रेमचंद का उद्देश्य प्रोफेसर मेहता को पैदा करना, उस गरीब किसानों मजदूरों के प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने इसे पैदा किया है। प्रेमचंद का गोदान की अंतिम कड़ी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, बाय।